हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम आज एमपी बोर्ड क्लास 10th की हिंदी नवनीत पार्ट 6 मेरे गांव की सुख और शांति किसने छीन ली गद्य खंड का यह पाठ इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ के अभ्यासकार को देखने जा रहे हैं, जो संस्मरण है रामनारायण उपाध्याय द्वारा लिखा गया है। विधा इसकी संस्मरण है। तो देखते हैं इस पाठ के अभ्यासकार को। इसके पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, गांधी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम लिखिए। उत्तर है, गांधी द्वारा सेवाश्रम आश्रम की स्थापना की गई थी। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, लोक संस्कृति का जन्म कहाँ हुआ। उत्तर है, लोक संस्कृति का जन्म गांव में हुआ। अगला प्रश्न है, लेखक ने संगीत का जन्म किससे माना है। उत्तर है, लेखक ने संगीत का जन्म श्रम से माना है। अगला प्रश्न है, ललित कलाओं का स्वभाव कैसा होता है। उत्तर है, ललित कलाओं का स्वभाव फूल जैसा होता है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण समूचे गांव को किस रूप में मानता आया है। उत्तर है, ग्रामीण समूचे गांव को एक परिवार के रूप में मानता आया है। अगला प्रश्न है, लेखक समाज से किन प्रश्नों को पूछना चाहता है। उत्तर है, लेखक समाज से ये प्रश्न पूछना चाहता है कि मेरे गांव की सुख शांति किसने छीन ली है। गांव की अन्न धन और लक्ष्मी कहाँ चली गई है। अगला प्रश्न है, लोक की जीवन रसधारा को किसने कहाँ सुरक्षित रखा है। उत्तर है, लोक की जीवन रसधारा को गांव ने अपने हृदय में सुरक्षित रखा है। अगला प्रश्न है, अंधेरे को सुहावने प्रभात में कौन कैसे परिवर्तित करता है। उत्तर है, गांव की स्त्रियां भोर में उठकर आटे के साथ घने अंधेरे को पीसकर सुहाने प्रभात में बदल देती हैं। अगला प्रश्न है, गांव के समृद्ध किसान की स्थिति अब कैसी हो गई है। उत्तर है, गांव के समृद्ध किसान की स्थिति बढ़ती हुई महंगाई और शोषणकारी समाज व्यवस्था के चलते हुए मजदूर के रूप में बदल गई है। अगला प्रश्न है, श्रम से किसका जन्म होना प्रतीत होता है। उत्तर है, श्रम से संगीत का जन्म होना प्रतीत होता है और यही संगीत लोरी बनकर श्रम को हल्का करने में योगदान देता है। अगला प्रश्न है, माटी कुम्हार की हथेली के स्पर्श से किन किन नवीन रूपों को धारण करती है। उत्तर है, माटी कुम्हार की हथेली का स्पर्श पाकर नए रूप धारण करती है। कभी वह गागर बनती है, कभी वह खपरेल, तो कभी माटी का दीप बनकर आशा की किरण जगाया करती है। अगला प्रश्न है, ललित कलाओं का ग्राम्य जीवन में क्या महत्व था। उत्तर है, ललित कलाओं का ग्राम्य जीवन में बड़ा महत्व था। ये ललित कलाएं उनमें जीवन का रस घोलती थी। तीज त्योहार, मेले ठेले तथा चौपालों पर इनके रूप देखने को मिलते थे। अगला प्रश्न है, लोकगीत ग्रामीण जीवन में किस प्रकार रचे बसे थे। उत्तर है, लोकगीत ग्रामीण जीवन की रग रग में रचे बसे थे। ग्रामीण जनों का संपूर्ण जीवन इन्हीं लोकगीतों के ताने बाने से बुना हुआ था। उनकी श्वास प्रश्वास में ये गीत समाये हुए थे। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार गोकुल में सहज सरल गांव का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, लेखक की मान्यता है कि ब्रजमंडल के गोकुल के गांव जिस प्रकार सहज एवं सरल थे, वैसे ही इस क्षेत्र के सभी गांव सहज एवं सरल थे। बनावट एवं कृत्रिमता का उनमें कोई स्थान नहीं था। वहाँ के निवासी सरल एवं भोले भाले व्यक्ति हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, गांव के सुसंस्कृत आदमी की 5 विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, गांव का आदमी निरक्षर भले ही हो, लेकिन वह सुसंस्कृत रहा है। उसकी 5 विशेषताएं इस प्रकार हैं। वह विश्वास पर बिक जाता है, वह धर्म पर झुक जाता है, वह थक कर बैठता नहीं है, वह झुककर चलता नहीं है और वह दुख में भी मुस्कुराता
रहता है। अगला प्रश्न है, गांव के कुटीर उद्योगों का पर आधुनिकता का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है, गांव के कुटीर उद्योगों पर आधुनिकता का प्रभाव पड़ा कि गांव के कुटीर उद्योग नष्ट हो गए। फ्लोर मिल खुल जाने से चक्कियां चलना बंद हो गईं। ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्रों के प्रयोग से किसानों का हल आदि चलाना बंद हो गया। अगला प्रश्न है, गांव का आदमी अपने समग्र जीवन से क्या क्या देने की क्षमता रखता है? उत्तर है, गांव के आदमी का समग्र जीवन एक अनपढ़ी खुली किताब जैसा है। उसका रहन सहन, खान पान, वस्त्र भूषा, आचरण विचार, रीति रिवाज, गीत और कथाएं, नृत्य और संगीत आदि सभी कुछ हमें कुछ न कुछ देने की क्षमता रखते हैं। अगला प्रश्न है, संधि विच्छेद का नाम लिखिए। संधि का नाम लिखिए। रविंद्र, रवि धन इंद्र, दीर्घ संधि। निरक्षर, निह धन अक्षर, विसर्ग संधि। संग्रहालय, संग्रह धन आलय, दीर्घ संधि। सतजन, सज्जन, सप्तजन, सत धन जन, व्यंजन संधि। समास विग्रह कीजिए। समास विग्रह कर समास का नाम देख लीजिए। कार्यस्थल, कार्य का स्थल, तत्पुरुष समास। रसधारा, रस की धारा, तत्पुरुष समास। श्वास प्रश्वास, श्वास और प्रश्वास, द्वंद्व समास। लोक संस्कृति, लोक की संस्कृति, तत्पुरुष समास। शब्दों की संधि कीजिए। परोपकार, पर धन उपकार, परोपकार। देवर्षि, देवर ऋषि, देवर धन ऋषि, देवर्षि। अत्याचार, अति धन आचार, अत्याचार। प्रत्येक, प्रतिधन एक, प्रत्येक। वाक्यांशों के लिए एक वाक्य लिखिए, एक शब्द लिखिए। ठेका लेने वाला, ठेकेदार। खेती करने वाला, किसान। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, कुम्हार। पानी भरने वाले, पनिहारिन। वाक्यों को पहचान कर अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार लिखिए। किसान के कंठ से गीत कहाँ लुप्त हो गए? तो प्रश्नवाचक वाक्य। गांव में लोक संस्कृति का जन्म हुआ, स्वीकारात्मक वाक्य। मेरे गांव की शांति मत छीनो, आदेशात्मक वाक्य। निर्मल चांदनी रात को नहीं फैली थी, निषेधात्मक वाक्य। मैं चाहता हूं कि आप एक बार गांव अवश्य जाएं, आदेशात्मक वाक्य। सही विकल्प चुनिए। मेरे गांव की सुख और शांति किसने छीन ली? निबंध किसके लेखक? रामनारायण उपाध्याय। गांधी जी ने गांव को आदर्श मानकर किस गांव की स्थापना की? सेवाग्राम। लोक गीतों के स्वर गलों से लुप्त होकर कहाँ कैद हो गए? कैसेटों में। मिट्टी के नवीन आकृति प्रदान करता है कुम्हार। लोक संस्कृति का जन्म हुआ गांव में। खालिस्तान की पूर्ति कीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन की स्थापना की। ग्रामों में लोक संस्कृति का जन्म हुआ। पहले गांव का किसान समृद्ध माना जाता था। गांव का आदमी निरक्षर भले ही रहा लेकिन सुसंस्कृत रहा। आज गांव में बेरोजगारी, गांव में नीरसता है, गांव गरीब है। अगला प्रश्न है, सत्य सत्य लिखिए। गांव का आदमी निरक्षर भले ही लेकिन सुसंस्कृत होता है, सत्य। गांव में रहने के लिए साधारण नागरिक ही नहीं, कवियों का मन भी ललचाया था, सत्य। गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम सेवाग्राम था, सत्य। आज गांव में मजदूर प्रसन्नता से गाता गुनगुनाता मिलेगा, असत्य। गांव वालों का जीवन एक बिना पढ़ी खुली पुस्तक की तरह सामने बिछा है, सत्य। सही जोड़ी मिलाइए। गांव का आदमी कभी थककर नहीं बैठता, झुककर नहीं चलता। ख नंबर है, त्याग और परिश्रम से मैं आनंद प्राप्त करता है। दूसरा है, गांव के कुटीर उद्योग पर आधुनिकता का गहरा प्रभाव है। तीसरा है, गांव में तेल निकालने वाले तो हैं लेकिन तिल में वो तेल नहीं रहा। तीसरा नंबर है, इंगा है जो सूखी हड्डियों को स्निग्धता प्रदान कर सके। चौथा है, हे सूरज तुम धीरे धीरे तपो ताकि मेरी स्त्री
तो चौथे का है, चौथे का इंगा नंबर है, तीसरे का भी इंगा नंबर है, चौथे का नंबर है। चौथे का है सिर पर लगा हुआ कुमकुम का टीका पिघल ना जाए। 5वां नंबर है किसान के गीत के कंठ कहाँ, तो गा नंबर है लुप्त हो गए, कहाँ लुप्त हो गए। एक शब्द में उत्तर दीजिए। लोक संस्कृति का जन्म हुआ ग्रामों में। मेरे गांव की सुख और शांति किसने छीन ली के लेखक हैं पंडित रामनारायण उपाध्याय। ललित कलाओं का स्वभाव कैसा होता है, फूल की तरह। कहाँ के सरल और सहज गांव धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं, गोकुल के। अमराई में अब किसकी कूक नहीं गूंजती, कोयल की। तो पाठ का सारांश देख लीजिए। हम इसके गद्यांशों की व्याख्या करेंगे। गद्यांश, इसका पहला गद्यांश है, ये पंक्तियां पढ़ लीजिए आप। जिन गांवों में हिंदी साहित्य को हीरो और गोबर जैसे पात्र दिए। शब्दार्थ है कठिन। संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश मेरे गांव की सुख शांति किसने छीन ली शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री रामनारायण उपाध्याय जी हैं। प्रसंग है, इसमें लेखक की चिंता यह है कि पहले तो गांव की सुख शांति के भंडार हुआ करते थे और सभी लोग गांव की ओर देखा करते थे, पर आज तो वे समस्याओं के घर बनते जा रहे हैं। व्याख्या है, लेखक श्री रामनारायण उपाध्याय कहते हैं कि जिन गांवों में प्रेमचंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान में होरी और गोबर का चित्रण किया है, तथा जिन गांवों में गांधी और टैगोर को शहरों की सभी सुख सुविधाएं त्याग कर सेवाग्राम और शांति निकेतन भाया, तथा इन्हीं को इन लोगों ने अपनी कर्मभूमि बनाया, इन गांवों के प्रति साधारण नागरिक ही नहीं अपितु पंत जैसे महान कवियों ने का मन ललचाया करता था। वे ही गांव आज सुख शांति से रहित होकर अशांति के घर बनते जा रहे हैं। जिस प्रकार किसी आँख से आंसू टप टप गिरते रह जाते हैं, उसी प्रकार गांव के आंचल के एक एक घर टूटते जा रहे हैं। विशेष है, लेखक को गांव की वर्तमान दशा से हार्दिक दुख होता है। भाषा सहज एवं सरल है। दूसरी गद्यांश की पंक्तियां हैं, जिन गांवों में लोक संस्कृति का जन्म हुआ। पंक्तियां देख लीजिए। कठिन शब्दार्थ है। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, लेखक का मानना यह है कि लोक संस्कृति का जन्म गांव से हुआ था और आज वह टूटती जा रही है। व्याख्या है, लेखक श्री रामनारायण उपाध्याय जी कहते हैं कि जिन गांवों में लेखक ने लोक संस्कृति का जन्म हुआ था और जिसने वहां के जनजीवन में एक जीवंत जीवन प्रवाहित किया था, वे ही गांव आज टूटते और बिखरते जा रहे हैं। गांव की वह पुरानी पीढ़ी आज नाश के कगार पर है, जिसका सारा जीवन श्वास प्रश्वास की तरह लोकगीतों के ताने बाने पर टिका हुआ था। गोकुल के सहज और सरल गांव, वहां जहां स्त्रियां प्रातः की बेला में उठकर घर की चक्की पर बैठकर लोकगीत गाते गाते रात्रि के घने अंधेरे में को पीसकर सुहाने प्रातः काल में बदल देती थी, आज वे गांव भी नष्ट होते जा रहे हैं। उस समय गांव की स्त्रियां चक्की चलाते वक्त गीत की नई नई पंक्तियां गाकर वातावरण को मधुर बना दिया करती थी। उस समय ऐसा लगता था मानो श्रम में संगीत का जन्म हो रहा हो और संगीत लोरी बनकर श्रम को हल्का कर दिया करता था। विशेष है, पहले गांव की स्त्रियां चक्की चलाते समय, पानी भरते समय लोकगीत गाया करती थी। भाषा सहज एवं सरल, भावानुकूल है। अगली पंक्तियां गद्यांश की। पहले जो आदमी गांव का समृद्ध किसान माना जाता था। कठिन शब्दार्थ है। संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग है, लेखक यह बताना चाहता है कि गांव के लोग पलायन कर शहर की ओर भाग रहे हैं। व्याख्या है, लेखक रामनारायण उपाध्याय जी कहते हैं कि पहले जो गांव का संपन्न किसान माना जाता था, वह बढ़ती महंगाई के कारण तथा शोषण करने वाली सामाजिक व्यवस्था के कारण अपने जमीन से हाथ धोकर खेत में
काम करने वाला मजदूर बनता जा रहा है, और जो वास्तव में मजदूर था वह ज़मीन पर से किसान का अधिकार समाप्त हो जाने पर शहर के में मजदूरी करता दिखाई देता है। विशेष बढ़ती महंगाई और शोषणकारी सामाजिक व्यवस्था ने किसानों को मजदूर बना डाला है। भाषा सरल एवं सहज है। तो देखा हमने इस पाठ के माध्यम से, इस पाठ के अभ्यासकार के माध्यम से, कि इस पाठ में लेखक ने कितना सुंदर बताया है कि गांव में किसानों की स्थिति क्या है और आज ग्रामों की स्थिति क्या हो गई है। तो हमें अपने कृषि प्रधान गांवों की स्थिति के बारे में जानना चाहिए और उसके लिए कुछ नए प्रयास करने चाहिए। धन्यवाद। ऐसे ही आगे की वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।